ओके, ड्राइंग की डिस्कशन में ड्राइंग क्या होता है, एप्लीकेशन क्या है, थ्योरी ऑफ ड्राइंग पढ़ रहे थे या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने बाउंड वाटर अनबाउंड वाटर को देखा समझा, इक्विलिब्रियम रिलेशन पढ़ा, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट ईएमसी क्या होता है, एफएमसी क्या होता है। तो आज जो नेक्स्ट है इसी के ही अंदर, दैट इज रेट रिलेशनशिप। व्हाट इज रेट रिलेशनशिप? सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं। ये आपका पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, एफएमसी कर्व बोला जाता है इसको, फ्री मॉइस्चर कर्व, जो कि किसके बीच है? ड्राइंग रेट और मॉइस्चर कंटेंट के बीच। ठीक है, तो इसमें क्या है? कांस्टेंट रेट होगा, मॉइस्चर, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, फर्स्ट फॉलिंग रेट, सेकंड फॉलिंग रेट, इक्विलिब्रियम या सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। तो अब यहाँ पर पहुंचते हैं। रेट रिलेशन को स्टडी किया जा सकता है, कैन बी स्टडीड, क्या बोलते हैं बुक, क्या बोलती है, बाय कंसिडरिंग अ सिंपल मॉडल व्हेन मिमिक द कंडीशन ऑफ अ ड्रायर। ठीक है, in this model wet slab of the material of a sufficient high moisture। ठीक है, तो wet slab of the material देखो आप, wet slab of the material, ये आपका like this, ये स्लैब है एक, जिसमें कि सरफेस आपका पूरी तरह से वेट है। ठीक है, वेट स्लैब ऑफ द मटेरियल सफिशिएंटली हाई मॉइस्चर, जिसका कि हाई मॉइस्चर है, ड्राइड इन प्लेस ऑफ ट्रे हुज बॉटम एंड साइड्स आर इंसुलेटेड। इसको मैंने इस ट्रे में डाला जिसका बॉटम भी इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड समझते हो, जिसमें हीट, एयर, टेम्परेचर कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। ठीक, तो सिर्फ ये क्या एक्सपोज करेगा? ओनली सरफेस को। ठीक है, प्लेस्ड इन tray whose bottom and sides are insulated. Air is blown over the solid under constant drying condition. Constant drying condition में इसने पहले बोल दिया, air velocity, temperature, humidity and pressure को constant करना है। देखो मेन चीजें जो थी, velocity, temperature, humidity, pressure को constant कर दिया, बच गया क्या? air। सिर्फ और सिर्फ इससे एयर्स को हमने पास करना है और एयर से इसको जो है सुखाना है, ड्राई करना है। द सुपरफिशियल वाटर डिफ्यूज थ्रू द सराउंडिंग स्टेशनरी एयर फिल्म। अब जो धीरे धीरे क्या होगा, जो आपकी ये मॉइस्चर है, ये धीरे धीरे एयर के थ्रू डिफ्यूज होगा यहाँ से। ठीक है, इवेपोरेट होना शुरू करेगा या डिफ्यूज होना शुरू करेगा, और रैपिडली मूविंग एयर स्ट्रीम इस पे मूविंग करती रहेगी एयर की स्ट्रीम, जिसके कारण ये ड्राई होता रहेगा। तो अब हमें कुछ एक रेट रिलेशनशिप से जानना है कुछ एक चीजों को, तो वो क्या है? तो जैसे लॉस ऑन ड्राइंग, एलओडी क्या है, मॉइस्चर कंटेंट क्या है, हमारे प्रैक्टिकल का ड्राइंग रेट क्या है, वो कैसे जानेंगे? ठीक है, पीरियोडिकली द स्लैब इज वेट, स्लैब को वेट किया। ठीक है, पीरियोडिकली द डिफरेंस इन द वेट ऑफ द difference in the weight of the two successive periods gives the loss of moisture content। ठीक है, डिफरेंस नोट करना, अमाउंट ऑफ ड्राइड, कितना अमाउंट ड्राइड हुआ, मॉइस्चर प्रेजेंट सॉलिड को एक्सप्रेस किया जाता है वेट ऑफ जिससे। देखो लॉस, एलओडी, लॉस ऑन ड्राइड, मास ऑफ वाटर इन सैंपल किलोग्राम अपॉन टोटल मास ऑफ द वेट सैंपल। ठीक है, तो मीन्स आपके मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मास ऑफ वाटर इन सैंपल कितना था इसमें वाटर के, वो अपॉन टोटल मास ऑफ वेट सैंपल के, उसका पूरे का गील जो वेट सैंपल था उसका भार क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। एलओडी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मास ऑफ वाटर सैंपल का हमें एग्जैक्टली क्लियर नहीं होता है, पता नहीं लगता है कि कितना होगा। मॉइस्चर कंटेंट हम निकाल सकते हैं, मास ऑफ वाटर इन सैंपल किलोग्राम, ठीक है, मास ऑफ ड्राई सैंपल जब वो ड्राई हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ड्राइंग रेट, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, उसमें वाटर का वेट क्या है, ठीक है, दूसरा टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉलिड, ड्राई सॉलिड। ये सारी चीजें हम, तीन चीजें इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम यहाँ से निकाल सकते हैं, एलओडी, एमसी मॉइस्चर कंटेंट, ड्राइंग रेट, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द ड्राई सॉलिड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं
ड्राइंग रेट को प्लॉट किया जाता है मिड पॉइंट ऑफ द टाइम पीरियड। सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू कैन बी प्लॉटेड। देखो ड्राइंग रेट को कैसे निकालना है, ड्राइंग रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड। तो जो ये सारे का सारे टाइम पीरियड है उसके मिड पॉइंट के साथ हमने इसको उसके अगेंस्ट हमने प्लॉट करना है, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट को प्लॉट किया जा सकता है। सपोज अगर इसमें 3 आवर लगे तो इस टाइम में, तो मुझे 1.5 के इसमें इसको ड्राई को, क्यों, क्योंकि वो बीच का जो पॉइंट है वो हम मान रहे हैं इसमें कि स्टार्टिंग में तो मैक्सिमम मॉइस्चर था और लास्ट में 3 आवर में बिल्कुल मिनिमम मॉइस्चर है। तो जो बीच का पॉइंट है उसको हम मान रहे हैं इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पर मॉइस्चर का इक्विलिब्रियम था, ठीक है, रेट के साथ। तो अब ये बोलता है कि फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन्ड बाय अबव एक्सपेरिमेंट, ग्राफ को प्लॉट किया जाएगा एफएमसी, एक्स एक्सिस पे ड्राइंग रेट, वाई एक्सिस पे। तो मुझे एक ग्राफ बनाना है जो कि फ्री मॉइस्चर कंटेंट होगा एक्स एक्सिस पे, ड्राइंग रेट होगा वाई एक्सिस पे। तो ये कर्व क्या दे जाते हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग रेट कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, ध्यान से समझना है। ड्राइंग रेट कर्व, TRC, इसको बोला जाता है ड्राइंग रेट कर्व। इट रिप्रेजेंट द डिफरेंस चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सप्लेन्ड बिलो। ओके, अब यहाँ पर देखो FMC, यहाँ पर आया FMC, इसको आपने FMC लिखना है, FMC, ठीक है। कर्व का नाम भी FMC है और एक्स एक्सिस में भी FMC है। वाई पे रहेगा ड्राइंग रेट, किलोग्राम वाटर एंड H किलोग्राम ड्राई सॉलिड, ठीक है। अब देखो A डैश से B तक, A डैश से B और A से B, इट इज इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड क्या होता है अभी समझाता हूँ। बी से सी कांस्टेंट रेट पीरियड है, सी से डी फर्स्ट फॉलिंग पीरियड है, सबसे पहले वो गिरेगा, तो इसको सी को यहाँ क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। डी से ई अगेन सेकंड फॉलिंग रेट है और यहाँ पर डी सेकंड क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है। और ई के बाद आपका जो है, ई के बाद आपका क्या होता है, ई के बाद आपका इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट है, EMC, जिसको हमें यूज नहीं करना है। मींस मतलब किसी, मैंने कल भी बोला था कि हमें इक्वल जो ड्राई करना है वो EMC तक करना है, उसके बाद मुझे कोई बेनिफिट नहीं है ड्राइंग करने का, ठीक है बेटा। इसीलिए मुझे कहाँ तक करना है, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करना है, मुझे यहाँ तक अचीव होना है। अगर इसके बाद मैं ड्राई करूंगा तो वो मैंने आपको बोला था कि वो इक्विलिब्रियम से, जैसे ही हम उसको ड्राई करना छोड़ देंगे, इक्विलिब्रियम से उतना मॉइस्चर वो गेन कर लेता है। मतलब हमारा मॉइस्चर इक्वल टू इक्विलिब्रियम मॉइस्चर होना चाहिए, तभी तक हमें EMC तक ड्राई करना है। अब देखो इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड, पहला है AB रिप्रेजेंट अ इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। ड्यूरिंग दिस पीरियड सॉलिड एब्जॉर्ब हीट एंड टेम्परेचर इंक्रीज। देखो ध्यान से समझो, सॉलिड ने हीट को एब्जॉर्ब किया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। इसी के साथ साथ मॉइस्चर जो था, सॉलिड ने जैसे ही हीट एब्जॉर्ब किया, जो उसके अंदर का मॉइस्चर वो बाहर निकल गया, तो मॉइस्चर बिगेन इवेपोरेट और ये कूलिंग और ड्राई करना शुरू कर देगा सॉलिड को। दो बिल्कुल साथ साथ प्रोसेस चली है। पहला प्रोसेस है, जैसे जैसे मैंने हीट किया, मॉइस्चर, इस सॉलिड से मॉइस्चर बाहर निकला, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है, इस मॉइस्चर से जैसे जैसे निकला बाहर, तो वो वेपर बाहर निकला और इसको सॉलिड करना, सॉलिड जो है ड्राई होना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हीटिंग थी, यहाँ पर कूलिंग होगी, क्योंकि ड्राई हो गया, जो उसमें अंदर जो गर्म हो रहा था वो तो आपका मॉइस्चर था, वो तो बाहर निकल गया, तो ये धीरे धीरे कूल हो रहा है। तो इसीलिए इसको एडजस्टमेंट पीरियड किया गया है, क्योंकि हीटिंग और कूलिंग बिल्कुल साथ साथ हो रही है। आफ्टर सम टाइम टेम्परेचर स्टेबलाइज, हीटिंग एंड कूलिंग रेट बिकम इक्वल, मतलब हीटिंग इक्वल टू कूलिंग, तब जाके उस पॉइंट को हम बोलेंगे बी पॉइंट, पॉइंट बी। अब देखो दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ ड्राइंग एयर। ये बी का जो टेम्परेचर है यहाँ पर, इसको बोलेंगे हम वेट बल्ब टेम्परेचर। अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, it is the dynamic equilibrium temperature attained by a water surface when air under adiabatic condition। adiabatic condition क्या सकता है, मैं इसको रिपीट करता हूँ। it is a dynamic equilibrium temperature attained by a water। वाटर से ये इक्विलिब्रियम मिल रहा है टेम्परेचर का, जब सरफेस पे एक्सपोज किया जा रहा है एयर के सरफेस में आ रहा है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि इसमें, यहाँ पर सरफेस में, एयर की सरफेस में वाटर आ रहा है और वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है एडियोबैटिक कंडीशन। एडियोबैटिक कंडीशन होती है
पर हीट और ना तो रिसीव हो रही है ना गेन हो रही है पूरे इसमें ऑपरेशन में, तो हीट यहाँ कांस्टेंट है। तो यहाँ पर काम किसका हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है बेटा आपके एयर का, एयर के थ्रू काम हो रहा है ये, ठीक है, इसीलिए ये बाहर निकल रहा है। अब यहाँ देखो हॉट एयर अंदर आई, हॉट एयर अंदर आई इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड में, और इवेपोरेशन यहाँ पर बाहर की ओर शुरू हुआ, ठीक है, इवेपोरेशन यहाँ बाहर की ओर शुरू हुआ। टेम्परेचर इंक्रीज यहाँ पर क्योंकि हॉट एयर आई, साथ साथ क्या हुआ धीरे धीरे इन जो सरफेस पे था वो इवेपोरेट होना शुरू कर दिया वाटर वेपर, जिसके कारण टेम्परेचर यहाँ डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग, मतलब हीटिंग आपकी उतनी हीट होगी जितनी मुझे जरूरत है, जितना मैं काम करूंगा। वर्किंग का मतलब यहाँ पर है कि जितने मैं एयर को पास करूंगा, हॉट एयर पास करूंगा, जो ये हॉट एयर पासिंग है दैट इज वर्किंग, रेट ऑफ वर्किंग और हीट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो पहला समझ गए इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड कहां से कहां तक, ये वाला ए से बी तक। अब चलते बी से सी, कांस्टेंट रेट पीरियड, इसका नाम ही कांस्टेंट रेट पीरियड है। और उसके बाद सी क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट आएगा और वो नीचे की ओर डाउन होना शुरू करेगा। द पीरियड बीसी रिप्रेजेंट कांस्टेंट रेट पीरियड, मतलब कांस्टेंट का मतलब है तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड है। द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ ड्राइंग इज कांस्टेंट। अब देखो टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, रेट ऑफ ड्राइंग भी कांस्टेंट है। मॉइस्चर इवेपोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस इज रिप्लेस्ड बाय वाटर डिफ्यूजिंग फॉर द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड। देखो यहां से तो सिंपली इवेपोरेट हो रहा था, जो यहाँ मॉइस्चर था ना वो इवेपोरेट हो रहा है, अब हो रहा है कि यहाँ पर कोई भी मॉइस्चर नहीं बचा इवेपोरेट होने के लिए। इसीलिए क्या हुआ कि इसीलिए जो सॉलिड के अंदर का था वो ऊपर की ओर आना शुरू कर दिया। आगे इसी में समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझना बेटा, ये कंफ्यूज करेगा आपको। वाटर डिफ्यूजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहाँ पर फिर से रेट ऑफ डिफ्यूजन इक्वल हो गया रेट ऑफ इवेपोरेशन का। द मॉइस्चर कंटेंट एट द एंड ऑफ द कांस्टेंट फॉर रेट पॉइंट सी इज रेफर्ड एट द क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। रेट ऑफ डिफ्यूजन को इक्वल कर दिया रेट ऑफ इवेपोरेशन की। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है, धीरे धीरे डिफ्यूज हो रहा है वहां से सॉलिड से ऊपर की ओर जा रहा है, और वहां पर जितना वो ऊपर की ओर आएगा उतना वो इवेपोरेट हो जाएगा। दैट्स व्हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ था रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये याद रखना है। इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड में क्या है, रेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग, ठीक है। और दूसरे में जब बीसी में पहुंचे कांस्टेंट रेट पीरियड में क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, वहां पर क्या है बेटा, वहां पर एक कांस्टेंट रेट पीरियड इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डिफ्यूजन। अब ध्यान से समझो, पहले वाले केस में यहाँ कहीं भी आपके पास एरो नहीं बना है, यहाँ देखो कहीं भी एरो नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सरफेस की बात हो रही है पहले वाले में। दूसरे वाले में यहाँ पर एरो बन गया, इट मींस जो सरफेस पे था वो तो खत्म हो गया, वो तो इवेपोरेट हो गया, मॉइस्चर बन उससे निकाल दिया गया सॉलिड से, अब वो बच गया नीचे। तो डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चलता है। नीचे जो है हायर कंसंट्रेशन है, ऊपर लोअर है, तो डिफ्यूजन धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा इवेपोरेशन वैसे वैसे काम करती रहेगी। क्यों, कॉन्टिन्यूसली हॉट एयर यहाँ पर पास हो रहा है, ठीक है। तीसरा, अब क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट हो गया सी यहाँ तक, ठीक है। सी से डी है फर्स्ट फॉलिंग पीरियड, अब जो है खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा आपका हॉट एयर की क्षमता। क्यों, क्योंकि जो देखो सरफेस का मॉइस्चर भी निकाल दिया, जो सॉलिड में था वो भी निकाल दिया, अब कहाँ बचा, देखो द टाइम कॉरस्पॉन्डिंग टू सी डी रिप्रेजेंट फर्स्ट फॉलिंग पीरियड अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग। अभी तक सैचुरेटेड था, इक्वल था, ठीक है, अब अनसैचुरेटेड आ गया। During this period, surface water is no longer replaced at the rate for fast enough to maintain continuous film of the surface. यहाँ पर water नहीं है कि ताकि वो film बनाए। यहाँ पर question arises कि dry spot कहाँ पर मिलते हैं, dry spot मिलते हैं first falling rate में। यहाँ देखो dry spot दिख रहे हैं ना बीच बीच में, पहले अभी तक पूरा सरफेस था, अब ये ड्राई स्पॉट आ गया, ठीक है। ड्राई स्पॉट बिगेन अपीयर एट द रेट ऑफ ड्राइंग बिगेन फॉल ऑफ, ठीक है। यहाँ पर द पॉइंट डी इज रेफर टू सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलेंगे हम सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। एट दिस पॉइंट फिल्म सरफेस कंप्लीटली इवेपोरेट, अब जो भी फिल्म थी वो इवेपोरेट हो चुकी है, ठीक है। फर्स्ट फॉलिंग में क्या है, फर्स्ट फॉलिंग में हॉट एयर आई, अब देखो ये डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन पहले हो रहा था बिल्कुल वाटर के इस सरफेस से इधर से, अब हो रहा है बिल्कुल जो बिल्कुल बच गया है, बाउंड वाटर बच गया है, उसको निकालने के लिए ये किया जा रहा है। इसीलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है रेट ऑफ डिफ्यूजन से। क्यों, क्योंकि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन थी वो तो पहले वाले उसमें बीसी में ही हमने खत्म कर दी, इस वाले में रेट ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन सीडी में फर्स्ट फाइलिंग है, इसमें बहुत कम है। अच्छा, अब आता है डीई सेकंड फाइलिंग, और भी कुछ बचा हुआ है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। द टाइम पीरियड
corresponding to D is second falling period. During this period, rate of drying fall even more rapidly than first falling period. देखो ध्यान से समझो, ड्यूरिंग दिस पीरियड रेट ड्राइंग फॉल्स इवन मोर रैपिडली देन फर्स्ट फॉलिंग, मतलब जितना ये पहले हो रहा था ना यहाँ से यहाँ तक, दूसरे में और भी कम हो गया, और भी ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रेट ऑफ ड्राइंग इज डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वेपर मॉइस्चर surface of the solid. Point is referred to the equilibrium moisture content. तो मुझे काम ही equilibrium moisture content तक करना है, ठीक है। तो अब सेकंड फॉलिंग पीरियड में क्या हुआ, रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, मतलब मुझे ड्राई उतना करना है जितना वो डिफ्यूजन हो रही है, ठीक है। अगर वो वाटर डिफ्यूज हो रहा है ऊपर की ओर तो उतना ही ड्राई करना हॉट एयर से, ठीक है। बियॉन्ड ई रेट ड्राइंग रेट इज इक्वल टू जीरो, सेम। जब हम इस जीरो में पहुंच गए तब मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है इसके बाद और उसको हीट करने का, इसलिए टेम्परेचर मॉइस्चर कंटेंट कांस्टेंट रहेगा, कंटिन्यूअस ड्राइंग ऑफ द टाइम एनर्जी। दिस कर्व इज द डिफरेंट शेप और डिफरेंट लेवल मॉइस्चर, ड्राइंग इज कर्व ऑफ सीएमसी ओनली, कांस्टेंट रेट पीरियड अकर इफ ड्राइंग इज स्टार्टेड टू द हुज इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट लेस देन सीएमसी, ड्राइंग पीरियड अकर, ठीक है। जिसको एक बार मैं सम अप करता हूं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास 3-4 चीजें ऐसी है जो हमें समझनी है, और हमें इसमें मेनली क्या समझना होता है कि कहाँ ड्राई स्पॉट आए, वो पहले वाले पोर्शन में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, ये सारी चीजें मुझे आपको समझनी है और समझानी है, ठीक है। देखो पहला है इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड। इस एडजस्टमेंट पीरियड में क्या होगा, एक साइड से ये हीट करता रहेगा और जो मॉइस्चर होगा सरफेस पे वो आपका बाहर की ओर निकलेगा हॉट एयर से, तो दूसरी साइड से कूल होता जाएगा। तो कब तक होगा ये, तब तक ये बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट कहलाएगा हीटिंग इज इक्वल टू कूलिंग, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट रेट पीरियड बी से सी रहेगा। तो ए बी क्या है, ए बी आपका हॉटिंग हीट एंड कूलिंग, और इसमें बोलेंगे रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग। बी सी है हमारा कांस्टेंट रेट पीरियड, यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, हॉट एयर जाएगा, हॉट एयर जाता रहेगा कॉन्स्टेंटली और इवेपोरेट होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें बी सी में यहाँ देखो, इसको बोलेंगे कांस्टेंट रेट पीरियड, और सी को हम बोलेंगे क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ये है हॉट एयर आ रही है और इवेपोरेट हो रहा है और आपका डिफ्यूज हो रहा है नीचे से, ठीक है, बीसी में डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, सी डी फर्स्ट फॉलिंग पीरियड, पहला फॉल हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसके पास सरफेस में कुछ भी नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके पास सरफेस में कुछ नहीं रहा है जिसके कारण ये काम करना शुरू करेगा। एक मिनट बेटा हो, ओके सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, बीसी क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट फर्स्ट फॉलिंग पीरियड, इसमें ड्राई स्पॉट है, तो ड्राई स्पॉट कहाँ है, सी और डी से, ठीक है। ड्राई स्पॉट कहाँ मिल रहे हैं मुझे, सी और डी में, क्यों, क्योंकि जो सरफेस पे था मॉइस्चर वो तो खत्म हो गया, इवेपोरेट हो गया, तो यहाँ नीचे से डिफ्यूज हो रही है, नीचे से बिल्कुल डिफ्यूज हो रहा है, और इसके यहाँ पर रेट ऑफ इवेपोरेशन ग्रेटर है रेट ऑफ डिफ्यूजन से। नेक्स्ट में डी ई सेकंड फॉलिंग पीरियड, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट उसके बाद आएगा, सेकंड के बाद, ठीक है। सेकंड फॉलिंग पीरियड में रेट ऑफ ड्राइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड इवेपोरेशन। तो ठीक है, मुझे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट के बाद ड्राई करना ही नहीं है, यहाँ तक, मतलब इसके बाद भी क्या है, यहाँ तक मुझे सेकंड फाइलिंग के बाद नहीं करना ट्राई, क्यों, जब हम ईएमसी में पहुंच गए तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पर पार्ट्स कितने आए, पहला इनिशियल एडजस्टमेंट, दूसरा कांस्टेंट रेट पीरियड, तीसरा फर्स्ट फाइलिंग, दूसरा सेकंड फाइलिंग, फिर इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, ए कंटेंट है, फिर बी और सी, सी आपका क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, डी आपका सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएमसी और उसके बीच बनता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट। क्लासिफाई कैसे करेंगे हम इक्विपमेंट को, क्लासिफिकेशन ये है सुटेबल, इस पे क्लासिफिकेशन ड्रायर मैकेनिज्म ऑफ दिस। अब जब कभी भी क्लासिफिकेशन करनी है इक्विपमेंट्स की, हमें फ्लो चार्ट में करनी है, ठीक है बेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ, यहाँ मैं शो नहीं कर पाऊंगा, इक्विपमेंट्स या आपके ड्रायर की, ये इस टाइप से कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहला है स्टैटिक बेड ड्रायर, मैं आपको एक रफ सा आइडिया दे रहा हूँ। दूसरा है मूविंग बेड ड्रायर, तीसरा है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये बहुत ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में ग्रैनुअल्स बनाने के लिए, एफबीडी। चौथा है न्यूमेटिक ड्रायर, न्यूमेटिक कहीं भी आता है वो स्प्रे से रिलेटेड होगी, स्प्रे से होगी वो, है ना। तो स्टैटिक बेड ड्रायर मतलब कुछ एक इसका मूव नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल दो तरह के, ट्रे एंड फ्रीज। मूविंग में सारा मूव होगा, एग्जाम्पल ड्रम,
फ्लूइड बेड ड्रायर का एग्जाम भी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, न्यूमेटिक का स्प्रे ड्रायर। ये इस तरह से थोड़ा बहुत अगर लिखना है इसका मैकेनिज्म ये भी लिख सकते हैं। चलो अब हम मैकेनिज्म समझते हैं, ठीक है। स्टैटिक बेड ड्रायर क्या है? सिस्टम इन विच देयर इज नो रिलेटिव मूवमेंट अमंग द सॉलिड पार्टिकल्स बीइंग ड्राइड ऑल्दो देयर मे बी बल्क मोशन ऑफ द एंटायर ड्यूरिंग मास। अब देखो स्टैटिक बेड ड्रायर में सिस्टम है जहां पर रिलेटिव मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। मूवमेंट नहीं हो रहा है सॉलिड पार्टिकल्स का, मतलब हम किसी प्लेस में, जैसे सपोज रेफ्रिजरेटर में कुछ सामान मैंने रखना है तो वहां मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह से एक ट्रे ड्रायर होता है, बड़ा सा ट्रे ड्रायर होगा, यहाँ देखो बना हुआ है, तो इसमें क्या है, मूवमेंट नहीं होगा। किसका? सॉलिड का मूवमेंट नहीं होगा। हम चाहे तो जो इसके अंदर ट्रे लगी है ना, जैसे इसमें कैसे बना होता है, ये ट्रे ड्रायर बना होता है बेटा इस टाइप से कुछ इस तरह से। तो ये इसके चैनल है, इसके ऊपर मुझे ट्रे रखनी है, तो मैं चाहूं तो इसको रोल कर सकता हूँ बड़े इसमें ट्रे को, लेकिन आपका जो है सॉलिड मूव नहीं होगा इसमें। मूवमेंट में पूरे का पूरा सॉलिड मूव होगा। ड्रम ड्रायर होता है इस तरह से, बस ये ड्राई भी करता है, और ड्रम ड्रायर आपको ड्रम फिल्ट्रेशन में भी यूज करेंगे हम, इसको आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसमें क्या होता है, अच्छा पहले वाला रह गया था, ट्रे और फ्रीज ड्रायर, ठीक है। एट्रीशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाट इज एट्रीशन? एट्रीशन होता है बोथ द सरफेसेस आर रिड्यूस साइमल्टेनियसली। जब कभी भी एट्रीशन की बात आती है, मोटर पेसल याद रखो, बोथ द सरफेस कैसे, हाई ये वाला और नीचे वाला, दोनों किस, दोनों सरफेस अपर और लोअर साथ साइमल्टेनियसली मूव होते हैं और ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है। तो एट्रीशन यहाँ पर नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ही मूव नहीं होगा, ओनली फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड पार्टिकल डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है, ठीक है। मूविंग बेड सिस्टम इन विच द ड्राइंग पार्टिकल्स आर पार्शियली सेपरेटेड सो दैट फ्लो ओवर ईच अदर। ड्रम ड्राइव, ठीक है। ये पार्टिकल सेपरेट हो रहा है और फ्लो हो रहा है, और इसमें जो है सिस्टम में मूव कर रहा है। एंटायर मटेरियल कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज करता है हीट सरफेस पे, क्योंकि मूव कर रहा है ना ऐसे राउंड में, तो एक्सपोज करेगा। एट्रीशन पॉसिबल है। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सिस्टम इन विच द सॉलिड पार्टिकल इज पार्शियली सस्पेंडेड इन एन अपवर्ड मूविंग हीटेड एज गैस सिस्टम। फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर सॉलिड गैस कंटेंट एक्सीलेंट यूनिफॉर्म ड्राइंग यूज करता है। एट्रीशन यहाँ पर भी पॉसिबल है। न्यूमेटिक सब सिस्टम में ड्राइंग में जो एंट्रेप करता है हाई वेलोसिटी से गैस स्ट्रीम में। न्यूमेटिक मतलब हाई वेलोसिटी, मतलब प्रेशर के थ्रू उसको यूज करना है। न्यूमेटिक ड्रायर है, हम यूज कर सकते हैं न्यूमेटिक आपका कोटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो एफिशिएंट एंड रैपिड ड्राइंग। एक इक्विपमेंट पढ़ लेते हैं ट्रे ड्रायर को, उसके बाद कल करेंगे। ट्रे ड्रायर इन द ट्रे ड्रायर हॉट एयर इज कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेटेड। क्यों? यहाँ से हॉट एयर सर्कुलेटेड हो रहा है, ठीक है। और हॉट एयर यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है। फैन का काम क्या है? ऊपर की ओर उसको पहुंचाना, और हॉट एयर ऊपर से सभी में निकल रही है, ठीक है। ओके। Forced convecting heating take place to remove moisture from the solid play in trays. Simultaneously moist air is moved partially. देखो in tray dryer hot air is continuously circulate हो रहा है। Forced convecting heating take place to remove moisture from the solid place tray. Simultaneously moist air remove partially, ठीक है। अब देखो कंस्ट्रक्शन कैसा बना है। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर सा बना है, हीटर लगे हैं, हॉट एयर इसमें जाएगी और ये मूव करेगी, फैन इसको सर्कुलेट करेगा सब जगह ट्रेज में, और हॉट एयर यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है। और वर्किंग में क्या है, हम इसमें ट्रे ड्रायर के ऊपर ये चैनल लगे हैं, ये चैनल्स होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हमने ट्रेज डालनी है, ट्रे डाली, ट्रे के अंदर सॉलिड होगा, ध्यान रखना। ये चैनल है, पहले चैनल, फिर ट्रेज, फिर इसके अंदर सॉलिड, बस इसको हमने हीट करना, हॉट एयर के थ्रू ये हीट हो जाएगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि बुक क्या बोलती है, ठीक है, बुक को पढ़ते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रे ड्रायर इज शोन दिस कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर चैम्बर, जो मैं आपको बोल रहा था, हुज वॉल आर इंसुलेटेड, ठीक है। इसकी वॉल जो है इंसुलेटेड है, हीट और वो बाहर नहीं जा सकती ना अंदर आ सकती है। ट्रे आर प्लेस्ड इनसाइड द हीटिंग चैम्बर। नंबर ऑफ ट्रे में बी वेरी साइज ऑफ ड्रायर, वो तो डिपेंड करता है कि छोटा है कि बड़ा है ट्रे ड्रायर। ड्रायर ऑफ लेबोरेटरी साइज में कंटेन मिनिमम 3 ट्रेज, ठीक है, जो लेबोरेटरी साइज में बहुत छोटे से, मैं दिखा लूंगा आपको, हमारे कॉलेज में भी है। वेयर एज ड्रायर ऑफ इंडस्ट्रियल साइज में कंटेन मोर देन 20 ट्रेज, ठीक है। ईच ट्रे रेक्टेंगुलर स्क्वायर मीटर 1.2 टू 2.4 मिलीमीटर स्क्वायर इन एरिया। ट्रे यूजली लोड होता है 10 से 100 मिलीमीटर डीप में। डिस्टेंस बिटवीन बॉटम अपर ट्रे इज द दिस सेक्शन मस्ट बी रिटेन। अल्टरनेटली ट्रे कैन बी प्लेस्ड इन ट्रक्स ऑन व्हील, ट्रे को प्लेस किया जाता है ट्रक एंड व्हील, which can be rolled into the out of chamber. Two such truck can be arranged inside dryer. Dryer is fitting the fan of the circulating tray
electrically heated elements inside the rather inside to heat the air is the cheaper corner of the chamber this। तो मतलब जब कभी कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो उसकी डायमेंशन वगैरह जरूर लिखनी है। रेक्टेंगुलर है, जैसे लेबोरेटरी स्केल में 3 ट्रे मिनिमम लगती है, इंडस्ट्री में 20 मिनिमम हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो इसका पर्टिकुलर जैसे इसने दिया है, एक दो पॉइंट जरूर लिख लेना। ट्रे लोड करता है 10 to 100 मिलीमीटर, इसका साइज इतना होता है 2.4, ये सारी चीजें लिखना है। वर्किंग, देखो वर्किंग, वेट सॉलिड को लोड किया ट्रे में, ठीक है, ट्रे को प्लेस किया चैम्बर में, चैम्बर बोलते हैं उसको, चैनल नहीं चैम्बर। फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस किया इनलेट में, विच पास थ्रू द हीटर गेट हीटेड अप, ठीक है, फ्रेश एयर को इंट्रोड्यूस किया इनलेट विच पासिस थ्रू हीटर में। अब देखो फ्रेश एयर को हीटर में डालना है तो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी एयर, तो ठीक है। तो द हॉट एयर सर्कुलेट करते हैं फैन को 2 to 5 मीटर पर सेकेंड। देखो हॉट एयर कितना पहुंचाएगी, 2 से 5 मीटर पर सेकेंड तक, तो ये पूरे का पूरा कवर हो सकता है उससे। टर्बुलेंट फ्लो लोअर था, टर्बुलेंट दिस वन, लैमिनार सीधा होता है, टर्बुलेंट दिस वन होता है। टर्बुलेंट जितना ज्यादा होगा वो डिस्टॉर्शन पैदा करेगी, मतलब वो हर जगह एयर जाएगी। लैमिनार तो फिर ऐसे जानी थी, टर्बुलेंट यहाँ से सब जगह जो है एयर को कवर करेगी, इसलिए टर्बुलेंट फ्लो है। ये क्या करेगी, लोअर द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कौन सा, क्योंकि ये तो इंसुलेटेड है, हमने पढ़ा एटमॉस्फेयर मतलब इस ट्रे का एटमॉस्फेयर, बाहर की बात नहीं कर रहा, यहाँ बाहर नहीं जाएगा कुछ भी, इसका एटमॉस्फेयर, इसको लोअर करेगा टर्बुलेंट फ्लो। तो जो अगर लो करेगा तो जल्दी वो इवेपोरेट होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर आल्सो रिड्यूस द थिकनेस ऑफ द एयर बाउंड्री लेयर, तो इसकी जो थिकनेस है एयर की उसको भी रिड्यूस करेगा, जिसके कारण वो इजीली फ्लो होगी। द वाटर इज पिक्ड अप बाय द एयर, वाटर इवेपोरेट फ्रॉम द सरफेस, वाटर डिफ्यूज फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, वाटर डिफ्यूज होता है उसको भी निकालता है, सरफेस भी निकालता है। द सिंगल पास ऑफ द एयर, टाइम ऑफ द कंटेंट शॉर्ट एंड अमाउंट ऑफ वाटर पिक टू द सिंगल पास ऑफ द स्मॉल, तो इसीलिए ये बोलता है कि डिस्चार्ज एयर ट्यून 80 to 90% बैक थ्रू द फैंस के थ्रू वो बाहर निकल जाती है। 10 to 10 फ्रेश एयर ही इंट्रोड्यूस होती है, बाकी ये 80 to 90 बाहर चली जाती है। मॉइस्ट एयर डिस्चार्ज आउटलेट, मॉइस्ट एयर तो बाहर निकल जानी चाहिए क्योंकि वो तो मॉइस्चर वाला है, वो तो ज्यादा मॉइस्चर फैलाएगा, इसलिए वो बाहर निकल जानी चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर एयर फ्लो का मटेरियल को अचीव किया जाता है यूनिफॉर्म ड्राइंग में। वेट ग्रैन्युअल्स में, टैबलेट में कंटिन्यूअसली अंटिल मॉइस्चर को यूज किया जाता है। हम भी जब कभी लैब स्केल में बनाते हैं तो उसको हम ओवन में डाल देते हैं, ओवन भी इसी तरह का ट्रे ड्रायर की तरह काम करता है। यूज स्टिकी मटेरियल, प्लास्टिक सब्सटेंस, ग्रैनुअल मास, क्रिस्टल, इसके लिए ट्रे ड्रायर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एडवांटेज, ट्रे ड्रायर हैंडलिंग द मटेरियल, लोडिंग द अनलोडिंग ऑफ द डन विदाउट लॉस, ठीक है, इसको इजीली हैंडलिंग कर सकते हैं। ट्रे ड्रायर ऑपरेट बैच वाइज यूज करते हैं, वैसे बैच वाइज ना मैक्सिमम टाइम जो है हमारा डिसएडवांटेज में आता है। क्यों, बैच और कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है कि कंटिन्यूटी में काम होता रहता है, बैच वाइज क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए हमने रख दिया फिर उसको निकाल देना है। बट लैब स्केल में बैच वाइज बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री में तो चल ही रही है, प्रोसेस चला है, इसीलिए उसको कॉन्टिन्यूअस चाहिए, है ना, रोक नहीं सकते हम। लेकिन लैब स्केल में ऐसा नहीं होता। बैच साइज ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री रिलेटिवली स्मॉल, 250 किलोग्राम लेस, 100 किलोग्राम भी हो सकता है। सेम इक्विपमेंट रेडली यूज करता है ड्राइंग में, वैल्यूएबल प्रोड्यूस को हैंडल कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, मोर लेबर और लोड अनलोडेड के लिए बहुत ज्यादा और टाइम कंज्यूमिंग है, दो चीजें, लेबर कॉस्ट और टाइम कंज्यूमिंग। वेरिएंट्स, ट्रे ड्रायर को ऑपरेट किया जा सकता है वैक्यूम के अंडर, अगर इसमें वैक्यूम लगा लिया तो ज्यादा बढ़िया है। विद इनडायरेक्ट हीटिंग, तो हीटिंग भी इनडायरेक्ट रहेगी, वैक्यूम ट्रे ड्राइंग को यूज किया सकता है, तो इसलिए टनल ड्रायर भी यूज करते हैं। इसका वेरिएंट ही है, एक वेरिएंट होता है एक वस्तु के भिन्न रूप, मतलब इसके अलग से क्या हो सकता है, इसका एडवांस्ड क्या हो सकता है। ट्रक को यूज किया जाता है, लोडेड किया जाता है टनल ड्रायर में, वेट मटेरियल को एक साइड से और दूसरी साइड से उसको निकाला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंट्रोल के साथ, ठीक है। तो आज के दिन इतना ही काफी है।